Okay, so we'll start with chapter number 2 today. चैप्टर नंबर 2 उसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स में हम लोगों को मैथ्स की क्या ज़रूरत है। तो स्पेसिफिकली जब आपको जेई या नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो उस केस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 1D, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन। तो देर आर सो मेनी चैप्टर्स इन विच आपको मैथ्स के बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा पता होना चाहिए। नहीं, अगर आप नीट के ग्रुप से हो तो अगर आपने मैथ्स छोड़ के रखा है तो डोंट वरी, जितना ट्रिग्नोमेट्री करने वाला है मैं बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। उसके बाद यू शुड नो व्हाट आर वेक्टर्स, वो तो हम देखेंगे आज। देन यू शुड नो कैलकुलस। कैलकुलस के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, विच इज नोन एज मैथमेटिकल मेथड्स, एक्चुअली इसका पूरा नाम है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके जितना मैथ लगने वाला है मोर और लेस 70 to 80% इस चैप्टर में ही कवर हो जाएगा। तो बाय द वे इसमें दो सेक्शंस है, दो पार्ट्स है। तो मैथमेटिकल मेथड्स में एज फार एज जो सिलेबस इज कंसर्न, इसमें दो पार्ट्स है। एक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का, तो एक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। भी स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये क्या होता है देखेंगे हम लोग, आज ही स्टार्ट करेंगे अभी 10 मिनट के अंदर। और एक पार्ट है कैलकुलस का। तो जो कैलकुलस है इसके दो पार्ट है वापस से, वन इज इंटीग्रल कैलकुलस एंड वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है ये भी डिटेल में देखना है। तो देयर आर टू कैलकुलस, डिफरेंशियल जिसको तुम बोलते हो डेरिवेटिव्स, और जिनका मैथ्स है, मैथमेटिक्स छोड़ा नहीं है, मैथ्स रखा है। तो ये जो कैलकुलस है आप 12th में सीखोगे, 11th में तुम सिर्फ लिमिट्स तक सीखते हो और 12th में तुम सीखते हो कैलकुलस। बाय द वे ये आपका 12th का 30% सिलेबस है, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन मिला के। मतलब 30% मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं फॉर मोर और लेस ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। स्टेट बोर्ड में भी, सीईटी में भी यहाँ से ज़्यादा आएगा। तो दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस जिसको तुम बोलते हो इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स के लिए जितना ज़रूरत है उतना मैं कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा एंड ऑल्सो वी विल सी डिफरेंट फार्मूलाज। तो फिलहाल इतना पिक्चर क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिकल मेथड्स में वी आर सपोज टू लर्न एटलीस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मोस्टली फोकस होगा वेक्टर्स पे, और दूसरा पार्ट आएगा कैलकुलस। तो पार्ट 2 जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन कैलकुलस में दो पार्ट्स हैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। तो टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होता है इसके थोड़ा सा रिकैप करेंगे। डू यू रिमेम्बर हमने पहले चैप्टर में, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में डिफाइन किया था व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जो कुछ तुम मेजर कर सकते हो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेजर टाइम, so time is physical quantity. You can measure mass, mass is physical quantity. You can measure distance, मतलब length, it is a physical quantity. You can measure force, so force is also a physical quantity. You can measure acceleration, velocity, of course velocity and speed are more or less same thing to speed. तो ये सारे physical quantities हैं। Anything that you can measure as a physical quantity, volume, density, etc., etc. एंड इफ यू रिमेंबर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद है क्या? कौन से? फंडामेंटल एंड डिराइव। तो फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक को बोलते हो डिराइव। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, याद है कैसे डिफाइन किया था? The physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurements are known as fundamental physical quantities.
तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट तुमको लगेंगे डेफिनेटली, तुमको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्केल तो चाहिए, टाइम मेजर करना है तो वॉच या क्लॉक चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन टाइम मेजर करने के लिए आपको डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को बोला तो तुमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और द यूनिट्स दैट वी यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फिर हमने देखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर मतलब कौन, फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के दो कैटेगरी और करेंगे, तो चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे वो डिराइव क्वांटिटी हो, तो फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो इसको तुम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, एक को हम बोलते हैं स्केलर और एक को हम बोलते हैं वेक्टर। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी बी इट फंडामेंटल और डिराइव कैन बी डिफरेंशिएटेड into two categories, scalar quantity, scalar physical quantity या in short scalar, और दूसरा है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी और इन शॉर्ट वेक्टर। तो ये स्केलर क्या होता है, तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट व्हाट इज स्केलर। ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, या उस नंबर को और एक नाम है बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड अलोन। वहां पे हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कितना होगा, रफली रफली 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे दो पॉइंट का डिस्टेंस बताना है तो मैंने क्या बोला, 15, मतलब ये क्या है, नंबर है। इसको बोलते हो मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? डेफिनेटली मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी है वो यूनिट है। तो अगर मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, देन सच फिजिकल क्वांटिटीज विल बी नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले डिफाइन भी कर देते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by magnitude alone, a physical quantity which can be completely described, which can be completely described by its magnitude alone, by its magnitude alone is known as, क्या बोलोगे इसको, is known as scalar quantity या फिर scalar, just scalar। ठीक है, डिफाइन करने का थोड़ा तरीका अलग भी हो सकता है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन, ऐसा ही बोल सकते हो, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स ओनली or which requires only magnitude for its complete description is known as scalar quantity और scalar। तो स्केलर को रिप्रेजेंट करते टाइम हम लोग एक नंबर मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ में क्या लिखते हैं, यूनिट, राइट। सो अ स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, नंबर होता है मैग्नीट्यूड, तो नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, एंड इट्स यूनिट। सो फॉर एग्जांपल 10 kg, तो 10 इज मैग्नीट्यूड, kg इज यूनिट। फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, 20 इज अ नंबर मतलब मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज यूनिट। यूनिट तो आपको बाय डिफॉल्ट देना ही पड़ेगा, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी हो, क्योंकि यूनिट नहीं दोगे तो समझेगा कैसे कि तुम कौन से फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो। आर यू टॉकिंग अबाउट लेंथ, आर यू टॉकिंग अबाउट टाइम, आर यू टॉकिंग अबाउट मास, तो वो तो देना ही पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर।
तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको सिर्फ किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। फॉर एग्जाम्पल कौन से क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ मतलब डिस्टेंस, ये स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट ये स्केलर नहीं है, डिस्टेंस ये स्केलर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मास ये स्केलर है, फॉर एग्जाम्पल टाइम ये भी स्केलर है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड भी स्केलर है, वेलोसिटी स्केलर नहीं है लेकिन स्पीड इज स्केलर, राइट। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। देन वी हैव वन मोर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेक्टर। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये अभी यहाँ से आप कुछ नया सीखोगे, स्केलर तो पता ही था, अब तक हम स्केलर्स की बात कर रहे थे, अब तक हमने कभी डायरेक्शन की बात ही नहीं की, हम तो हमेशा लिखते ही ऐसे थे, मास इज 10 kg, टाइम इज 100 सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 50 सेंटीमीटर। अब तक हम कहीं पे भी डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे थे, अब पहली बार डायरेक्शन आएगा। सो अ फिजिकल क्वांटिटी which requires both मतलब क्या, both magnitude as well as direction for its complete description is known as a vector quantity or is known as vector, is known as actually vector physical quantity पूरा नाम है सिर्फ, लेकिन शॉर्टकट में वेक्टर ही बोल देंगे। तो वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड और स्केलर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर प्लस डायरेक्शन, क्योंकि आपने बोला ना वेक्टर नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और आपने ही बोला कि स्केलर नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड स्केलर है, तो आई कैन से वेक्टर इज स्केलर प्लस डायरेक्शन। क्लियर यहाँ तक। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वेक्टर्स के भी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी विल टॉक अबाउट विल बी वेक्टर क्वांटिटीज। तो अभी आने वाले जो भी चैप्टर्स है आपके 11th के और 12th के, उसमें मोस्टली यू विल सी वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं डिफरेंस बताऊंगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन is also a vector quantity, force is also a vector quantity, momentum is also a vector quantity, etc etc। तो बहुत सारे क्वांटिटीज जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है, देखेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which requires both magnitude as well as direction, right, for its complete description is known as a vector quantity or simply a vector। clear। अब क्योंकि ये वेक्टर नया है और वेक्टर ये स्केलर नहीं है, वेक्टर इज स्केलर प्लस डायरेक्शन, तो हम लोगों को इसको डिनोट करने के लिए, सिंबॉलिकली डिनोट करने के लिए कुछ हमको नोटेशन बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज करते हैं। डायरेक्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टेड, विच इज अ डायरेक्शन, लाइन है उसके ऊपर एरो डाल दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट अस एक ऑब्जेक्ट था जो पहले P पॉइंट पे था, अब वो Q पॉइंट पे गया। P से कहाँ गया, Q, P से कहाँ गया, Q। तो हमने क्या किया, P से Q पॉइंट तक
एक लाइन ड्रॉ किया और उसके ऊपर एक एरो दिखा दिया, तो लाइन का जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, so the length of the line gives the magnitude of the vector and arrow gives direction. remember यहाँ पे दोनों चीजें थी, मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी. अब ये लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ मैं. सिर्फ फिलहाल पहले तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो पता होना चाहिए. सो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. लाइन है, उसके ऊपर एरो है, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. सो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड by a directed line segment in which the length of the line क्या बताता है हमको, gives, क्या बताता है. अरे वेक्टर के पास दो चीजें थी ना, कौन सी दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड एंड. तो लेंथ क्या देता है हमको, गिव्स मैग्नीट्यूड एंड एरोहेड indicates the direction. ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम डायरेक्ट एरो और लेंथ देख के सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय द वे, जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं टेल, और जहाँ खत्म हुआ उसको बोलते हैं हेड. सो द पॉइंट from which the vector starts is called as tail of a vector, and the point where it ends is called as head of a vector. The point from where a vector starts is known as tail of a vector. And the point where it ends, a vector ends is known as, क्या बोलते हैं इसको, is known as head of a vector. Right? and the clear, पक्का श्योर. अब होता क्या है ना कि हमको हर बार, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमको हर बार ऐसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दिखाना ही पड़े. ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पी पे एक बॉल था, मैंने लात मार दिया, कहाँ गया, क्यू पे, राइट, बराबर. तो क्या हर बार मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है मैंने लात मारा वो 100 मीटर दूर गया. क्रिकेटर बॉल तो मारता है ना 6, फिर वो नीचे ट्रैजेक्टरी होती है, लिखा होता है 95 मीटर. तो क्या हम 95 मीटर लंबा एरो ड्रॉ करेंगे, नहीं ना. तो हमको इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है. तो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबॉलिकली a vector can be represented as ये important है, represented as, for example कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक गया, तो PQ बार, where the first letter indicates the tail and second letter indicates head, या फिर PQ arrowhead. राइट. अब एरोहेड को उल्टा मत कर देना, डजंट मेक एनी सेंस. तो नहीं तो मैंने बोला कि P से Q गया तो PQ बार, या फिर PQ और एरो राइट में दिख रहा है, उल्टा हुआ तो ऐसा मत लिख देना PQ उल्टा एरो. वैसा नहीं चलता है. तो कैसा चलता है, अगर Q से स्टार्ट होता तो पहला लेटर क्या लिखता मैं, Q, और बाद में क्या लिखता P. इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो Q से स्टार्ट हुआ, P पे खत्म हो गया, तो उसका टेल कहाँ है, Q पे, हेड कहाँ है, P पे. गुड. तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली अ वेक्टर, राइट. कभी कभी क्या होता है, इतना भी नहीं लिखना है हमको, हम सोचते हैं कि यहाँ 2 लेटर यूज कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, इस PQ बार को एक सिंगल लेटर दे देते हैं X, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, X Y Z A B C D, जो यूज करना है वो यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और मतलब तुम एक सिंगल लेटर भी यूज कर सकते हो. अब 2 लेटर कब यूज करना है, सिंगल कब करना है, ये आपका चॉइस है.
जब आपको इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू शो कि वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, तो 2 लेटर यूज कर लो, because that will tell you if I am writing PQ bar, it will tell you that this vector has its tail at P और हेड कहाँ है उसका, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, बस ठीक है। जब ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, सिर्फ तुमको ये बताना है कि हाँ भाई ये वेक्टर है, डजंट मैटर उसका हेड कहाँ है टेल कहाँ है, तो एक ही लेटर यूज कर लो, ऊपर एक बार डाल दो। और कई बार क्या होता है ना, हमको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्या बताना है, क्या बताना है, यू डोंट नीड डायरेक्शन, यू नीड ओनली। तो उस केस में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, हम लोग वेक्टर ही लिखते हैं, सिर्फ उसको मॉड में डाल देते हैं। तो व्हेन यू राइट डाउन मॉड ऑफ सम वेक्टर, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है यस, लेकिन मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, राइट। या फिर और तुम वो लेटर यूज कर लो जो तुमने वेक्टर के लिए यूज किया, सिर्फ बार मत डालो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैं या तो वेक्टर को मॉड में लिखूंगा या तो मैं ऊपर का बार लिखूंगा ही नहीं। बराबर, पक्का, श्योर श्योर, गुड। बिफोर वी गो अहेड, थोड़ा सा वापस एक बार, पहले चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया था बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, राइट। इट वाज बेस्ड ऑन, द डेफिनेशन वाज बेस्ड ऑन कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बाकी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है या नहीं है, नहीं है तो फंडामेंटल, है तो डिराइव्ड। लेकिन जितने भी क्वांटिटीज है, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, इसको वापस से तुम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होगा स्केलर, एक होगा वेक्टर। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन, सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अपना क्लास कितने मिनट चलेगा, 90 मिनट्स, तो यू जस्ट सेट 90, दैट इज अ नंबर, मिनट इज अ यूनिट। तो ऐसे क्वांटिटी स्केलर होते हैं विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपका घर यहाँ से कितना दूर है, 12 किलोमीटर, राइट। तो ही डिड नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन, सिर्फ 12 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस क्लास एंड हिज होम, राइट। तो जब आपको सिर्फ एक नंबर, एक फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या बोलते हो, स्केलर। और रिप्रेजेंट कैसे करते हो, नंबर एंड यूनिट, करेक्ट। लेकिन फिर ऐसे भी क्वांटिटीज है जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, right. So a physical quantity which requires both magnitude as well as direction for its complete description is known as vector quantity or a vector। क्योंकि अब ये वेक्टर तुम पहली बार सीख रहे हो, तो सबसे पहले तुमको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तुम एग्जैक्टली बताते हो कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, कौन से डायरेक्शन में गया, राइट। डिस्टेंस में तुम वो नहीं बताते, डिस्टेंस में तुम सिर्फ बोल देते हो इतना, यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस है, यू डू नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल स्पीड, अब आपके गाड़ी के ऊपर जो मीटर होता है ना, क्या बताता है आपको, स्पीड, उसको पता है क्या नाम है, स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी मीटर क्यों नहीं बोला, स्पीड भी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर, तो व्हाई डू यू नॉट कॉल दिस एज वेलोसिटी मीटर, क्योंकि इट डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन। ऐसा होता है क्या, 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन बताता है आपको, आपको सिर्फ बताता है तुम्हारा स्पीड 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर है, इट नेवर टेल्स यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर साथ में वो बताने लग गया तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी मीटर बोलना पड़ेगा उसको। अब क्योंकि ये वेक्टर्स नए क्वांटिटीज है, मतलब नए मतलब तुम पहली बार सीख रहे हो, तो हमको ये पता होना चाहिए कि मुझे, मेरे पास एक स्केलर है और मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करूँ। तो स्केलर्स के तो सिंपल है ना, मास को कैसे लिखते हो, मास m इक्वल्स टू 10 kg, टाइम कैसे लिखते हो, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, क्योंकि वो स्केलर था। लेकिन अभी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली करना है कि सिंबॉलिकली करना है। अगर ग्राफिकली करना है तो हम लोग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ही है, ऊपर एक एरो हेड लगा दिया तो उसको नाम बोल दिया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ग्राफिकली a vector can be represented by a directed line segment
where the length of the line gives the magnitude of a vector. अब इसकी क्या जरूरत पड़ी वो बताता हूँ मैं, चलो ठीक है वो भी बताता हूँ। आपको समझना है ना, तो स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल लोगे तो अच्छे से समझेगा। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इट इज द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर है, बैट्समैन, उसने बॉल को मारा, 6 गया, राइट। लेकिन ये जो बॉल ने डिस्टेंस कवर किया ना, डिस्टेंस, राइट, मे बी 70 मीटर था, स्मॉलर बाउंड्री, छोटा बाउंड्री था। फिर ओवर चेंज हुआ, कायरन पोलार्ड या क्रिस गेल आ गया। उनको तो पता है हट्टे कट्टे लोग होते हैं, वो हट्टे कट्टे लोग हैं तो ताकत ज़्यादा है, मार दिया उसने। अब जरूरी नहीं कि वो हट्टे कट्टे ही होने चाहिए, देयर आर मेनी फैक्टर्स। टाइमिंग इज वन फैक्टर, बैट के कहाँ से लग के आ रहा है, दैट इज अनदर फैक्टर। विंड का डायरेक्शन क्या है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मैटर्स। इफ यू आर हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ विंड तो डेफिनेटली दूर जाएगा। चलो मान लेते हैं ये 90 मीटर गया, बराबर। लुक, जो पहला डिस्प्लेसमेंट था वो और ये सेम डायरेक्शन में है। बोथ स्टार्टेड फ्रॉम ए बट वन वेंट टू पी वाइल द अदर वेंट टू क्यू। अगर मुझे बताना है कि एक बैट्समैन ने 6 मारा जो 70 मीटर गया इन दैट डायरेक्शन, और दूसरे ने भी उसी डायरेक्शन में मारा, दोनों तो सेम पिच पे खेल रहे हैं, तो स्टंप्स तो सेम जगह पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट टेल तो सेम ही है, सिर्फ हेड कहाँ है, अलग अलग है। तो मैं कैसे लिखते बैठूंगा पूरा इंग्लिश स्टोरी। बैट्समैन नंबर 1 हिट्स द बॉल फ्रॉम द स्टंप, इट गोज टू 70 मीटर इन ईस्ट। Batsman number 2 also hits from the same end, same, but the ball goes to Q. ऐसा करने की जगह पे हम दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे, डायरेक्शन सेम था तो दोनों का डायरेक्शन सेम रखेंगे, एक का लेंथ छोटा, एक का लेंथ बड़ा। तो दैट इज व्हाई द लेंथ इज इंपॉर्टेंट हियर। द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे दो लाइन्स ड्रॉ कर दिए और दोनों के दोनों मान लो डिस्प्लेसमेंट है, तो मोर और लेस व्हाट कैन यू टेल मी फ्रॉम दिस? सीखना पड़ेगा ना, डायग्राम से इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। मोर और लेस एक का लेंथ दूसरे के लेंथ में हाफ है कि नहीं, जो दूसरा है वो डबल लेंथ का है, डबल मोर और लेस। तो क्या समझा तुमको यहां से, क्या समझा? एक ऑब्जेक्ट ने गिवन डायरेक्शन में आधा डिस्टेंस कवर किया, मतलब सम डिस्टेंस कवर किया, और दूसरे ने डबल, बराबर, राइट। ये तुम डे टू डे लाइफ में करते हो, यू डू दिस थिंग्स डेली बेसिस पे, इसे पता नहीं होता है कि दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ यू जब एडमिशन लेने आते हो ना, तो फिर आई नॉर्मली सी कि बल्क में ही आते हैं, दो दो लोग पेयर पेयर बना के आते हैं। फिर पूछते हो क्यों दो दो पेयर क्यों ला रहे हो साथ में, तो बोलते हैं वो हमारे गाड़ी का मैनेजमेंट हो जाएगा ना, हम सेम डायरेक्शन में रहते हैं, होता है ना। एक 10 किलोमीटर रहता है ईस्ट में, दूसरा 5 किलोमीटर रहता है, बट ऑब्वियस वो 10 किलोमीटर वाला आएगा, रास्ते से उसको उठाएगा, फिर इधर आएगा, जाते वक्त छोड़ेगा, वापस घर पे जाएगा। लुक, तो वन ऑफ बोथ, दोनों में से एक, इज बेसिकली ट्रैवलिंग द डबल डिस्टेंस, है ना। गुड। तो अभी याद रखना कि मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए लेंथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डायरेक्शन के लिए एरोहेड। तो एरोहेड कहाँ यूज होता है? टू रिप्रेजेंट, इंडिकेट्स व्हाट, डायरेक्शन। और जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ दैट इज टेल, जहां खत्म हुआ दैट इज हेड। तो अगर हम मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, सिंबॉलिक चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूँ उसको, पी क्यू बार, वेयर पी इज टेल एंड क्यू इज हेड। गुड। और अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना हो तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर को किस में लिखूंगा, मॉड में, या तो फिर बाहर लिखना ही नहीं उसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर। अब एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर मेनी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे कौन है, वेक्टर क्वांटिटीज है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर।
याद रहेगा। तो अब अगर ये समझा है तो वी कैन मूव अहेड टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो मैं टाइप्स ऑफ एरर लिख रहा हूँ। ओके, सॉरी फॉर दिस एरर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला वेक्टर है जिसको तुम बोलते हो जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर। एनी गेस क्या होगा ये? एनी तुक्का? देखते हैं तुक्का सही लगता है कि नहीं। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन तो है, क्योंकि वेक्टर, डायरेक्शन के बिना वेक्टर बोल ही नहीं सकते। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है, लेकिन जीरो वेक्टर है मतलब क्या जीरो होगा? बस खत्म। सो अ वेक्टर having zero magnitude with a specific direction is called as a zero vector or null vector. So a vector with zero magnitude या having zero magnitude, having zero magnitude with a specific direction, with a specific direction is known as a zero vector, is known as a zero vector or a null vector. It is represented by, इसका भी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको तुम लिखते हो जीरो बार, क्योंकि अगर मैं सिर्फ जीरो लिखता हूं तो इट कैन ऑल्सो मीन कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर था क्या? तो वेक्टर था। तो क्या करोगे? जीरो के ऊपर एक बार लगा दोगे तो जीरो बार। एग्जाम्पल्स, वेक्टर्स को समझना है तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें से एक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉकेट लॉन्च होने वाला था, उसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है, मतलब अभी तक लॉन्च हुआ नहीं, लेकिन अच्छा लॉन्च हुआ नहीं मतलब रेस्ट पे है कि नहीं? तो इसका स्पीड कितना है? जीरो है। वेरी गुड। इसका वेलोसिटी कितना है? जीरो नहीं है, अभी जीरो बार है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड ये स्केलर है। तो जब मैंने पूछा स्पीड कितना, तुमने बोला जीरो, सही था। मैंने पूछा वेलोसिटी कितना है, तो तुमने बोलना चाहिए था जीरो बार। अब बेसिकली ऐसा है कि ये अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, मतलब इसका वेलोसिटी क्या है? जीरो बार। लेकिन जब भी लॉन्च होगा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है, राइट? तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज अ वेलोसिटी वेक्टर एज जीरो वेक्टर। ये एक ऑब्जेक्ट है, रॉकेट इज एन ऑब्जेक्ट, एनीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, योर ओन व्हीकल इज एन ऑब्जेक्ट। जब तक गाड़ी नीचे खड़ा है पार्किंग में, तब तक उसका वेलोसिटी क्या है? जीरो बार। जब चालू होगा कहीं ना कहीं तो जाएगा, इट विल गो इन सम डायरेक्शन। गुड। तो एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, an object at rest has velocity zero bar, has velocity zero bar मतलब its velocity is a null vector, so has velocity zero bar मतलब यही its velocity is null vector। तो मैंने नोट्स में वो लिख के दिया है, the velocity vector of an object at rest is a null vector, मतलब जीरो वेक्टर। तो वो थोड़ा बहुत नोट्स का और यहाँ का डिफरेंस आएगा। ओके, वी आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश ग्रामर और हाउ टू मेक सेंटेंसेस। दूसरा भी एग्जाम्पल है। चलो मान लेते हैं कि अभी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। जब वो मूव हो रहा है और अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, थोड़ा आदत डाल लो, इट्स ओके टू फील लिटिल। गर्मी हो रही है ना, कोई बात नहीं, मेरे तक तो कभी हवा ही नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ एडजस्टिंग टू डिफरेंट एटमोसफियर्स, डिफरेंट सराउंडिंग्स ऑफ कोर्स। बाय द वे, अगर गर्मी हो रही है, विंड तो फ्लो होने नहीं वाली, क्योंकि विंड फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस लगता है, मतलब एक साइड का विंडो ओपन तो दूसरे साइड करना पड़ता है, नहीं तो हवा आएगी ही नहीं। बेसिक साइंस। तो द मोमेंट यू ओपन दैट विंडो लिटिल बिट, you will feel little relaxed, little bit of wind will flow. So coming to the point here, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और अगर
उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हर मोमेंट पे सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। स्पीड क्या था? मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, बराबर, और डायरेक्शन भी सेम है, राइट? स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? तो व्हाट इज एक्सेलरेशन इन दिस केस? 0 बार। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर, 0 बार। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब हर सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना और डायरेक्शन भी सेम होना, राइट? तो जब आप बोलते हो ना द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू आर टेलिंग कि हर सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 मीटर। और साथ में अगर मैंने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया, एन ऑब्जेक्ट हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि उसका स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो वो क्या बन गया? वेलोसिटी। क्या बन गया वो? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। क्योंकि एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी क्या होना चाहिए? चेंज। क्या होना चाहिए? वेरी गुड। तो दिस इज समथिंग बेसिक दैट यू शुड नो। द एक्सेलरेशन वेक्टर of an object moving with constant velocity, the acceleration vector of an object moving with constant velocity is क्या आएगा? is कौन सा वेक्टर? 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर। यहां तक पक्का पक्का क्लियर? तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका कौन सा वेक्टर नल वेक्टर है? ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका कौन सा वेक्टर क्या है? ये नल वेक्टर। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका कौन सा वेक्टर नल वेक्टर है? एक्सेलरेशन। तो ये था पहले टाइप का वेक्टर। दूसरे टाइप का वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? रिजल्टेंट ऐसा ही है ना, नंबर 2। हाँ, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है सबसे काम का है। आपको थ्रू आउट साइंस में जहां जहां पे वेक्टर्स लगेगा तो मोस्टली आपको रिजल्टेंट वेक्टर ही फाइंड करना है। रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट क्या बताता हूँ, चलो देखते हैं बाद में क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल था, ए पॉइंट पे था, तो देयर वाज एन ऑब्जेक्ट, लेट अस से अ बॉल व्हिच वाज एट पॉइंट ए। इसको किसी ने किक मार दी और वो गया बी पे। कहाँ गया? बी पे आ गया, वेरी गुड। फिर बी पे और एक प्लेयर खड़ा था, उसने किक मार दिया, कहाँ गया? सी पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी कोई था, उसने भी किक मार दिया, ये गया कहाँ पे? डी पे। तो फाइनली कहाँ से कहाँ गया? ए से डी, राइट, बराबर। अभी रिजल्टेंट मतलब क्या? ऐसा है, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, यहाँ पे 3 वेक्टर थे ना, ए बी, बी सी और सी डी, राइट। ये तीनों का जो नेट इफेक्ट है वो क्या है? ए से डी। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट वेक्टर। डिफाइन करेंगे, डिफाइन तो हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। यह तुम्हारा बिहेवियर है, दिस इज योर बिहेवियर। बताओ कैसे? जाना था क्लास पे, निकले घर से कहाँ जाना था? क्लास पे। तो ए से कहाँ जाना था? बी पे। मैं चलो थोड़ा घूम के आते हैं, वहाँ पे चाय अच्छा मिलता है, पी के आते हैं। फिर वहाँ गए, चाय का दुकान बंद मिला, अरे उधर उधर ना कॉफ़ी अच्छा मिलता है। फिर अच्छे से कॉफ़ी लिया, फिर देखा अरे क्लास को लेट हो रहा है, फिर क्लास पे आए। तो जाना कहाँ से कहाँ था? लेकिन घूम घूम के गए। मतलब ये है कि ये सब वेक्टर मिला के जो काम हो रहा है वो अकेला एक वेक्टर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। तो डिफाइन कैसे करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, क्योंकि ये 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर, क्योंकि सिंगल वेक्टर है, राइट, विच गिव्स द सेम इफेक्ट as
ऑल द वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। तो ये सारे वेक्टर्स ने मिलके जो इफेक्ट दिया, क्या इफेक्ट दिया, ए से डी, वो एक सिंगल वेक्टर ने काम कर दिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, ऑफ टू, कम से कम दो चाहिए, नहीं तो ड्रॉ ही एक वेक्टर कर रहे हो, भाई एक ही वेक्टर, तो रिजल्टेंट भी वही है। फिर मैंने अगर एक ही वेक्टर ड्रॉ किया होता, इफ आई ड्रॉ अ सिंगल वेक्टर, now tell me what is resultant, the same vector। लेकिन जब मैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है ये, क्या है ये, सिंगल वेक्टर है, इज अ सिंगल वेक्टर which gives या which produces the same effect as that of क्या, all the vectors together। तो सब वेक्टर्स ने मिलके जो काम किया वही काम एक सिंगल वेक्टर ने कर दिया, उस सिंगल वेक्टर को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपल है ना, राइट। तो तुम्हारा बिहेवियर याद रखना, तो ऐसा याद रहता है, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। और मैंने पहले दिन ही बता दिया था, फिजिक्स ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये तुमको भर दिया फिजिक्स इज डिफिकल्ट। फिजिक्स को सिर्फ समझने का तरीका होता है, जब तक तुम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक यू विल हैव नाइटमेयर्स। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स क्या है, सिंपल तो बात है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, कहाँ से कहाँ गया, ए से डी गया। तो मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी ये वेक्टर नहीं भी लेता, डायरेक्टली ए से डी लेता, तो सेम ही इफेक्ट आ गया ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। याद रहेगा पक्का, श्योर। इसके बाद होगा इक्वल वेक्टर्स कि नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। अभी नेगेटिव वेक्टर क्या होता है देखते हैं। पहली बात, नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करते वक्त आपके पास एक वेक्टर ऑलरेडी होना चाहिए। क्यों, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव अ नंबर 2, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, -2, वेरी गुड। तो जब तुम स्केलर का नेगेटिव डिफाइन करते हो तो स्केलर होता है, उसका आगे क्या लगाते हो, माइनस साइन। और अगर माइनस था तो व्हाट इज नेगेटिव ऑफ -2, +2, राइट। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, इट इज द सेम कॉन्सेप्ट। नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करने के लिए पहले एक वेक्टर होना चाहिए आपके पास। तो लेट अस से मेरे पास एक वेक्टर था ए बार, इसका मुझे नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करना है। तो ए बार का नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अ वेक्टर बी बार is said to be negative vector of a bar if it has the same magnitude but opposite direction. So a vector b bar is said to be negative vector of a bar, negative vector of a bar if it has क्या सेम है, it has the same magnitude, right, but different नहीं, but opposite direction। different नहीं चलेगा, but opposite direction। different तो फिर ऐसा भी हो गया, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये नेगेटिव हुआ गया नहीं। तो नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे सीखोगे। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। What is the direction? What is the angle between x-axis and x-axis? 0. What is the angle between x-axis and minus x-axis? तो बताओ दो नेगेटिव वेक्टर में एंगल कितना बना। इसके लिए अपोजिट वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू से अपोजिट मतलब डायरेक्शन अपोजिट होने के से एंगल कितना दोनों में 0 है। सो वेक्टर बी बार
is said to be negative vector of a bar if it has the same magnitude but opposite. तो यहाँ पे b बार ये किसका नेगेटिव है, तो a बार किसका नेगेटिव है, b बार. तो you can say if a बार is negative of b बार या फिर b बार is negative of a बार, एक ही बात है. तो if b बार is negative vector of a bar, negative vector of a bar, then a bar is also negative vector of b bar, is also negative vector of b bar. और लिखते वक्त इसको ऐसा लिखते हैं, a बार इक्वल्स टू माइनस b बार और b बार इक्वल्स टू माइनस a बार. थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे. अब यहाँ से आगे थोड़ा सा फिजिक्स भी ऐड करना पड़ेगा. सेम चैप्टर मैथ्स में भी होता है. अब डिफरेंस क्या है फिर मैथ्स और फिजिक्स में? प्रॉब्लम यह है कि तुम जब मैथमेटिकली लिखते हो ना मैथ्स में ए बार इक्वल टू माइनस बी बार, इसका मतलब ये तो हो गया कि बी बार ए का नेगेटिव और ए बार बी का नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. लेकिन फिजिक्स में तुम दो क्वांटिटी को इक्वल कब लिखते हो? when they have same dimensions. तो जब तुम फिजिक्स में लिख रहे हो तो तुम एक एक्स्ट्रा चीज भी याद रखना कि these two quantities have same dimensions. मतलब अगर a ये l⁻1 है तो b भी क्या आएगा, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन याद रखना पड़ेगा when you are using vectors in physics. अगला क्या है? इक्वल वेक्टर्स. वेरी गुड. तो इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं? इफ दे सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस. एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और तीसरा दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. दोनों डिस्प्लेसमेंट या दोनों वेलोसिटी या दोनों एक्सेशन या दोनों फोर्स, राइट? सो टू वेक्टर्स a bar and b bar are said to be equal vectors. Two vectors a bar and b bar, a bar and b bar are said to be equal vectors. ये पता है IFF मतलब क्या? if and only if, राइट? तो if and only if मतलब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही तुम बोलोगे कि इक्वल वेक्टर्स है. तो पहला कंडीशन क्या है? क्या है? दे शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड. सो दे मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शन. दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन. They must have same direction and they represent same physical quantity. तो मैं सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूँ. They represent same physical quantity. करेक्ट? तो अगर a बार और b बार इक्वल वेक्टर्स है तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है. क्या है? इक्वल है. डायरेक्शन क्या है? सेम है. और दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. और इसको तुम ऐसा लिखते हो फिर a बार इक्वल्स टू b बार. करेक्ट? यहां तक पक्का? श्योर? गुड. देन इसके बाद क्या? इसके बाद पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर होगा. वो पॉजिटिव नहीं, पोजीशन वेक्टर. कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर. ओके. So what is this position vector? A vector which gives the position of a particle is known as. हाँ, लेकिन वेट, मैंने जानबूझ के कंप्लीट नहीं किया. मुझे पता है डेफिनेशन क्या है, मैंने ही लिखा है नोट्स में, पता तो होगा. मैंने जानबूझ के कंप्लीट नहीं किया. उसका रीजन है बिकॉज आई वांट टू चेक तुम्हारे बेसिक्स कितने क्लियर है. लेट अस से मेरे पास एक पी पॉइंट है, पी, सम पॉइंट पी. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट? बोर्ड पे है, मुझे पता है बोर्ड पे. क्वेश्चन ही गलत है. गलत बोलने से इनकम्प्लीट है. पोजीशन कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू सम
ओरिजिन होता है, सम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पोजीशन कहीं से तो मेजर करोगे ना। मैंने पूछा आपका घर कितना दूर है, कितना दूर है? 12 कहाँ से 12? यहाँ से 12 है ना, कि पोस्ट ऑफिस से 12। तो पोजीशन की जब बात करते हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई कि तुम कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हो। अभी इन्होंने बोला इनका घर 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मान लिया। अगर मैंने पूछा होता कि तुम्हारा घर तुम्हारे घर से कितना दूर है, फिर तो आंसर अलग आएगा। तो whenever you talk about positions, you have to associate a origin, और उसको बोलते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाँ, अभी मैं थोड़ा सा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है पहले वो भी समझूंगा, तुमको कितना पता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम डू यू नो? कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तुमको पता है? चलो बताओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या? हम्म हम्म, पता सबको है, बताना किसी को नहीं आता। तो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहला है कि whenever you want to specify, important है, ध्यान दो। Whenever you want to specify the location or a position of a point on a plane surface, ये plane है, 2 dimensional surface है, ये फ्लैट सरफेस है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, और अगर 2 डायमेंशनल है, क्योंकि बोर्ड ये 2D है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड की जरूरत नहीं है तुमको। अगर यही पॉइंट बोर्ड से बाहर लेके आओ तो तुमको 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो तुम क्या करते हो, तुम ओरिजिन से स्टार्ट करते हो, फिर यहाँ तक आते हो, मैं बोलते हो मैंने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर इससे ऊपर जाते हो, फिर बोलते हो मैंने वाई डिस्टेंस कवर कर लिया, ऐसा करते हो ना। फिर तुम बोलते हो इसके पोजीशंस क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई, राइट राइट। जब तुम पोजीशन को एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के फॉर्म में लिखते हो वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है वो? अब फिर दूसरे टाइप का सिस्टम क्या है और क्यों जरूरत है? देखो ऐसा है ना, समटाइम्स यू हैव पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स जो कंटिन्यूअसली सर्कल पे ही घूम रहे हैं, बराबर। और सर्कुलर मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है, दैट इज वाइट इज अ 2D मोशन। कौन सा ये? अब अगर इस सर्कल पे एक पॉइंट है P, मुझे इसका पोजीशन बताना है तो डेफिनेटली मैं ये यूज कर ही सकता हूँ। आई कैन यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड आई कैन राइट डाउन P एक्स कॉमा वाई। तो मुझे उस पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ गई? 2, एक एक्स और एक वाई। यहाँ तक क्लियर? लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता तो मेरा एक ही कोऑर्डिनेट में काम हो जाता। क्यों पता है? क्योंकि ये पार्टिकल सर्कल पे कहीं पे भी हो, उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या रहने वाला है? सेम। उसको क्या बोलते हो? रेडियस। क्या बोलते हैं? तो रेडियस तो फिक्स रहने वाला, सिर्फ चेंज हो रहा है, पता है? एंगल। क्या चेंज हो रहा है? तो instead of specifying 2 coordinates, I could have said P r comma theta, where r is radius, और वो तो फिक्स है, उसकी तो वैल्यू जो है वो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। मतलब अब मेरे को सिर्फ एंगल की जरूरत है बताने के लिए उसका पोजीशन क्या है, राइट, बराबर। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स, बराबर। तो डिपेंड करता है मोशन के ऊपर कि तुम कार्टेशियन सिस्टम यूज करने वाले हो कि तुम पोलर सिस्टम यूज करने वाले हो। अब इसका डिटेल में बाद में आऊँगा, फिलहाल तो सिर्फ समझने के लिए कि पोजीशन बताने के लिए हम अब तक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे थे, चाहे वो कार्टेशियन हो चाहे वो पोलर हो। लेकिन अब इसके आगे हम लोग कार्टेशियन या फिर पोलर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे पता है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। मतलब इस वेक्टर का टेल कहाँ पे है?
और हेड कहाँ पे है? पी मतलब पार्टिकल, जहाँ पार्टिकल है वहां पे, बराबर। इसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? और नॉर्मली पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल स्मॉल लेटर्स। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ओपी है, ये ओपी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। अब हमको समझ में कैसे आएगा कि ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है? तो हम इसके लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं, नॉर्मली आर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्मॉल आर, उसके ऊपर बार डाल देते हैं, राइट। तो स्मॉल आर वन मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर, बराबर, करेक्ट। मैं डिफाइन भी करूंगा, रिपीट भी करूंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान दो। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे पास एक नहीं दो पार्टिकल्स है, फिर अभी क्या करेंगे? फिर और एक वेक्टर लेंगे ओरिजिन से दूसरे पार्टिकल तक। और ये जो ओ क्यू बार है, अब इसको तो मैं आर बार बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? वो तो मैंने पी के लिए यूज कर लिया। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं ना, ओ क्यू इसको स्मॉल क्यू बार बोल देते हैं, और ओ पी इसको स्मॉल पी बार बोल देते हैं। तो स्मॉल लेटर्स किसके लिए रिजर्व कर दिए हमने? किसके लिए? पोजीशन वेक्टर। तो मुझे जब भी पोजीशन वेक्टर बताना होगा तो मैं कौन से लेटर्स यूज करूंगा? स्मॉल। वेरी गुड। अब डिफाइन कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है तुमको? क्या बताता है? पोजीशन, राइट, ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप बोलोगे चोजन का क्या मतलब है? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ ध्यान दो। एक छोटा सा डेफिनेशन, इट हैज मेनी 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 डिफरेंट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये ओरिजिन था, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है तो मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा P तक। तो ये जो वेक्टर है आर बार, इसने क्या बता दिया? पोजीशन किसका? P का, विथ रिस्पेक्ट टू चोजन। अब बोलोगे चोजन मतलब क्या? अभी ऐसा है, जैसे इनके केस में बताया मैंने, घर कितना दूर है? 12 किलोमीटर। कहाँ? यहाँ से 12 किलोमीटर। घर से घर कितना है? 0। तो मेरी मर्जी, मैं यहाँ से मेजर करूँ कि यहाँ से मेजर करूँ। तो तुम ओरिजिन कहाँ सेट कर रहे हो, तुम ओरिजिन किसको चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से वो वेक्टर होता है। इसलिए ऐसा लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डिफाइन कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर डिफाइन कैसे करोगे? अ वेक्टर which gives, very good, which gives position of a particle with respect to, अभी 2 मिनट यहाँ और ध्यान दो। इसके आगे मैथ्स में, फिजिक्स में, जहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू आया तो हम इसको ऐसा ही लिखते हैं, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू। और जहाँ पे भी आया कि हमें पता है, वी नो दैट, WKT। तो अभी इसके बाद याद रखना है एब्रीवेशंस। तो एनीवेज, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अ हाँ ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, is known as position vector। तो मैंने कहीं पे भी कार्टेशियन वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है या फिर पोलार भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन बताता है किसका? पार्टिकल का, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम लोग इसको नॉर्मली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक ओरिजिन था एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और मेरे पास एक P पॉइंट है, तो मुझे P पॉइंट का अगर पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू O, तो मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा
जो पी पे जाके खत्म हो जाएगा, और इसको मैं ओपी बार को नॉर्मली डिनोट कैसे करूँगा, आर बार, स्मॉल लेटर्स। बराबर, पक्का पक्का। जो चीज़ नोट्स में नहीं दी है वो नहीं दी है, क्योंकि तुमको समझना है, याद रखना है कि जब भी तुमने पोजीशन वेक्टर, सिर्फ ये वर्ड मेंशन भी कर दिया तुमने, पोजीशन वेक्टर, तो टेल कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे। हेड कहाँ होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे। तो पोजीशन वेक्टर का टेल हमेशा कहाँ होता है, ओरिजिन पे, और हेड कहाँ होता है, पार्टिकल पे। अगला क्या था, क्या है, यूनिट वेक्टर। ये बहुत काम की चीज है। यूनिट वेक्टर्स तुमको सबसे ज्यादा लगने वाले हैं पूरे साइंस में, इवन इंजीनियरिंग में। तो जिनको वेक्टर्स नहीं पता, तो तुम इंजीनियरिंग करने जाओगे तो बहुत रोओगे, क्योंकि मैकेनिक्स नाम का एक चैप्टर सब्जेक्ट होता है, नॉट चैप्टर, जल्दी पास ही नहीं होते, क्योंकि सब वेक्टर्स है। वेक्टर्स का बेसिक्स तो छोड़ के गए। मैं तो 11 में, शुरू में कौन पढ़ता है, मैंने नहीं पढ़ा था, तो मत पढ़ो फिर। 12वीं के बाद तुम करो, कहाँ से क्या आ गया समझ में नहीं आएगा। तो चलो, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लेंगे, बाद में डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल, अब नॉर्मली एटलीस्ट हमारे सिटी जैसे छोटे छोटे शहरों में, स्मॉल टाउन, यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग कुछ लैंडमार्क्स यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी को पूछ लिया, अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन लेट अस से मैंने किसी को पूछ लिया कि टावर बगीचा जाना है, कैसे जाऊँ, तो फिर लोग बोलेंगे एक काम करो, पोस्ट ऑफिस के डायरेक्शन में जाओ, पोस्ट ऑफिस के डायरेक्शन में जाओ। मतलब तुम डायरेक्शन बताने के लिए एक पर्टिकुलर चीज यूज कर रहे हो, डायरेक्शन बताने के लिए। वैसे ही डायरेक्शन बताने के लिए हम कुछ वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, ये उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर का एक ही रोल है, जस्ट टू गिव डायरेक्शन। क्या बताना, क्या बताना, और वेक्टर के पास क्या क्या था, मैग्नीट्यूड, और अगर मैंने मैग्नीट्यूड को जीरो कर दिया तो वो वेक्टर कौन सा बन गया था, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो जीरो तो नहीं कर सकता, तो मैं काम करता हूँ मैग्नीट्यूड को 1 कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 1। अगर मैं एक ऐसा वेक्टर बना लूँ जिसका मैग्नीट्यूड कितना है और एक डायरेक्शन है, उसको पता है क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट के दो मतलब होते हैं, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI, MKS, CGS, FPS, और दूसरा यूनिट मतलब 1। तो मैंने ऐसे, अच्छे सुन लेना, मैंने ऐसे, द रेडियस ऑफ सर्कल इज यूनिटी, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, 1, राइट। द एरिया ऑफ सर्कल इज यूनिटी, मतलब व्हाट इज एरिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट का यूनिट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। और वेक्टर which has unit magnitude in a given direction is called as a unit vector। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, डिफाइन किया है ना, क्या बोला है, ओके, a vector having magnitude, unit magnitude in a given direction, in a given direction is known as क्या बोलोगे इसको, is known as यूनिट वेक्टर। अभी ध्यान दो, इसका अल्टरनेट डेफिनेशन भी बनाएंगे हम लोग, पर पहले ध्यान दो। तो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज जीरो वेक्टर। बराबर, याद रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल से ही समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ओके। हमको ये बताना है कि हमको ए के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में 3 कदम आगे जाना है। वी वांट टू गो 3 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए। और डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन है, नहीं है, तुमको पता ही नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं, क्योंकि तुमने ही बोला अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। मैंने कब बोला तुमको कि ये ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बोला क्या मैंने, बराबर। तो हो सकता है 1 हो सकता है नहीं हो,
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, एक काम करते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 5 है। कितना है? तो ये यूनिट वेक्टर है क्या? तो यूनिट वेक्टर का कंडीशन क्या था? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इसका कितना था? तो मैं डिवाइड बाय क्या कर लूंगा? तो 5 और 5 कैंसल, तो सिर्फ क्या रह गया? 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 होता, 3, तो मैं किससे डिवाइड करता? अगर 4 होता तो? 5 होता तो? 6 होगा तो तुम देख रहे हो, तुम एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो। और अभी मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग बाहर लिखते हैं क्या? नहीं। तो तुमने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया? क्या बन गया ये? यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना हो गया और डायरेक्शन किसका है? ए बार का। बराबर? राइट? पक्का? तो यूनिट वेक्टर का अल्टरनेट डेफिनेशन भी बना दिया तुमने। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका अल्टरनेट डेफिनेशन भी है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय its own magnitude, its own magnitude is known as a unit vector. क्या बोलेंगे इसको? is known as a unit vector. अब वेट, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, बाकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझेगा कैसे कि मैंने ए बार लिखा है, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, समझेगा कैसे? तो हम नोटेशन चेंज करते हैं। यूनिट वेक्टर भी वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना है? तो हम पता है क्या करते हैं, ए लिखते हैं। अब बार तो लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं, तो हम बार के यहाँ पे टोपी लगा देते हैं। टोपी, टोपी मतलब क्या? कैप। तो इसको रीड भी वैसे करते हैं, कैप। क्या रीड करते हैं इसको? तो यूनिट वेक्टर्स आर नॉर्मली डिनोटेड बाय कैप्स। तो ए कैप इक्वल्स टू ए बार बाय ए। तो व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ बी? बी कैप इक्वल्स टू b bar by b. Very good. What will be the unit vector along C? C cap equals to c bar by c. या फिर तुम a बार का मॉड लिख दो, b बार का मॉड लिख दो और c बार का भी। तो एक ही चीज है, अगर तुमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो वेक्टर बनाओ ही मत, बना लिया तो मॉड लिख दो। तो बोथ नोटेशंस आर फाइन। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हो? कैप। राइट? तो ए कैप इक्वल्स टू ए बार बाय ए, बी कैप इक्वल्स टू बी बार बाय बी, सी कैप इक्वल्स टू सी बार बाय सी। और ये बताने के लिए कि ए कैप ये ए बार के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। ए कैप इसका डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन? ए बार का। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ए बार का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है और ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? तो हम क्या करते हैं पता है, इसी ए वेक्टर के ऊपर और एक एरो दिखा देते हैं और लिख देते हैं ए कैप। क्या लिख देते हैं? मतलब ये हो गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार। अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर होता बी बार, तो मैं यहाँ पे भी ऐसा करता, एक और एरो लगा देता। क्या लिख देता? बी कैप। क्या लिख देता? वेरी गुड। समझ में आया यहाँ तक? अब why they are so important? because normally साइंस में ना जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको ऐसा बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट। स्पीड बता दिया और डायरेक्शन बता दिया, तो वो क्या बन गया? वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट, राइट? along west, along north, along south, along x axis, along y axis, along z axis, ऐसा बोलते रहते हैं। तो क्या हम बार बार लिखते बैठेंगे ऐसा? A particle is moving along x axis with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखते नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक यूनिट वेक्टर हर डायरेक्शन में, हर एक गिवन डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर को नोटेशन दे देते हैं। तो मुझे अगर बताना है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैं उस डायरेक्शन में आई कैप नाम का वेक्टर दे देता हूँ। आई कैप। तो व्हाट इज आई कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स।
मतलब आई कैप मुझे क्या बताता है, डायरेक्शन एक्स। तो मैंने अगर बोला द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर अलॉन्ग एक्स, तो क्या लिखूंगा मैं, 15 मीटर आई कैप, राइट। अगर मैंने ऐसा लिखा 20 मीटर जे कैप, क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, लेकिन जे कैप तो तुमको पता ही नहीं। तो जे कैप होता है वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप होता है अलोंग जेड एक्सिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, और बाय द वे ये यूनिट बाद में लिखते हैं। तो व्हाट इज 20 जे कैप मीटर, मतलब क्या हो गया इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, कौन से डायरेक्शन में, वेरी गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 15 आई कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, इन विच डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, बराबर, करेक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, बराबर। तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग, I cap is a unit vector along positive x-axis, minus I cap is unit vector along negative x-axis. J cap is unit vector along positive y-axis, and minus J cap negative y-axis. K cap is a unit vector along positive z, and minus K cap negative z. याद रहेगा, I cap positive x-axis, minus I cap J cap positive y, minus J cap K cap positive, very good, and minus K cap, okay। अब सिर्फ यहाँ पे नहीं यूज होता, ये बाकी जगह पे भी यूज होता है। कहाँ यूज होता है, यू नो डायरेक्शंस। अच्छा ये भी कंफ्यूजन है, तो पहले तो तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म कर लो। डायरेक्शन के टाइम्स में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ क्या क्या कंफ्यूजन है। सबसे पहले, अब मैं जहां देख रहा हूं वो ईस्ट है, कैसे पता, सुबह सुबह उठ के देखा वहीं से सन ऊपर आ रहा है, तो वो कौन हो गया, तुम जहां देख रहे हो वो कौन है, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट कौन होता है, तो ये अगर ईस्ट है तो ईस्ट को हम बोलते हैं आई कैप, क्या बोलते हैं, तो ये कौन है, तो ये कौन हो गया, नेगेटिव आई कैप, कौन हो गया, ये भी याद रखना। तो वेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेगेटिव आई कैप, ईस्ट के लिए आई कैप, पॉजिटिव आई कैप, बराबर। ईस्ट से 90 डिग्री टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ, तो नॉर्थ, ऊपर कौन है, नॉर्थ, नीचे कौन है, साउथ, तो ये कौन है, जे कैप, फिर ये कौन हो गया, बस हो गया, राइट। जे कैप कहाँ गया, यही तो स्टोरी है। स्टोरी ऐसा है, थोड़ा ध्यान दो तो समझेगा। डायरेक्शंस कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं। हॉरिजॉन्टल, दो टाइप के प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल और ये डायरेक्शन एक्चुअली किस पे होते हैं पता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। लेकिन तुम वहां बैठे हो और मुझे यहाँ पढ़ाना है, तो मुझे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल की जगह पे कैसे दिखाने पड़ रहे हैं, वर्टिकल्स, बराबर। तो मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्चुअली किस पे है, हॉरिजॉन्टल, बराबर। इसलिए तो बोला मैं जहां देख रहा हूँ वो कौन है, ईस्ट, तुम जहां देख रहे हो मतलब मेरे पीछे वेस्ट है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, ईस्ट मतलब कौन सा कैप, वेस्ट मतलब कौन, माइनस आई कैप, नॉर्थ मतलब कौन, नॉर्थ मतलब कौन, नॉर्थ मतलब कौन, जे कैप, साउथ मतलब कौन, माइनस जे कैप, बराबर। जमीन के ऊपर मतलब कौन, के कैप, जेड एक्सिस, जमीन के नीचे, तो अभी कंफ्यूज होना ही नहीं। ये सिर्फ तुम ड्रॉ वर्टिकल प्लेन पे करते हो, इसके लिए कंफ्यूज होते हो, लेकिन डायरेक्शन होते हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो अबव अर्थ के कैप एंड बिलो अर्थ माइनस के कैप, याद रहेगा पक्का। तो ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।